आजकल के हमारे इस फास्ट पेस लाइफस्टाइल में स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर जूही मालविया, एमडी साइकेट्री एंड कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट। मर्डर केसेस होते हैं जो जुवेनाइल्स द्वारा किए जाते हैं, रेप केसेस होते हैं, तो इनकी किस तरह की मेंटालिटी होती होगी इतनी कम उम्र में? अक्सर अगर आप देखें जुवेनाइल क्राइम्स के लिए जुवेनाइल कोर्ट ही होता है, उनका कोर्ट अलग होता है। चाहे अगर हम रेप की भी बात करें तो वो पॉक्सो एक्ट में गिरता है। अगर आप देखा जाए ज़्यादातर जब जुवेनाइल क्राइम्स होते हैं उसमें उनके लिए सोशल वर्कर इन्वॉल्व रहते हैं, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, साइकेट्रिस्ट सब इन्वॉल्व रहते हैं। इसके पीछे रीज़न है, जनरली जब एक बच्चा ऐसे क्राइम कमिट करता है कुछ ना कुछ अंडरलाइंग मेंटल हेल्थ इशू होता ही। सबसे कॉमन अगर हम कोई मेंटल हेल्थ इशू बोले जो आज इंडिया में भी है या वर्ल्ड वाइज ही बोले, वो डिप्रेशन है। ओके, है ना। अभी देखिए डिप्रेशन भी उसके सिवियरिटी के ऊपर रहता है, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। हेलो एंड वेलकम टू यूसीएन पॉडकास्ट। आजकल के हमारे इस फास्ट पेस लाइफस्टाइल में स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। लेकिन क्या हम हमारी मेंटल हेल्थ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना हमें देना चाहिए? इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर जूही मालविया, एमडी साइकेट्री एंड कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट। सबसे पहले थैंक यू रिद्धि, आज मुझे पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए एंड एक मेंटल हेल्थ की कन्वर्सेशन चालू करने के लिए। सो मैम, जिस तरह मैंने अभी बोला कि मेंटल हेल्थ पर बात करने के लिए अभी भी कई लोग हैं जो हेजिटेट करते हैं, इसका क्या रीज़न है? डेफिनेटली आज भी मेंटल हेल्थ को लेके काफ़ी स्टिग्मा है। मैं बोलूँगी एक तरीके से कोविड के बाद कम हुआ है स्टिग्मा, ज़्यादा ओपन कन्वर्सेशंस हो रही है, नया जनरेशन ज़्यादा ये बात निकाल रहा है, बट फिर भी एक थोड़ा सा टैबू रहता है लोगों में कि मेंटल हेल्थ को लेके। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि मेंटल हेल्थ को फिजिकल हेल्थ जैसे नहीं देखा जाता। आज एक पर्सन बहुत इजीली बोल देगा, अरे मुझे डायबिटीज़ है, मुझे हाइपरटेंशन है, मेरी बार बार इम्यूनिटी कम हो जाती है तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मुझे इन्फेक्शंस। पर कोई कभी ये नहीं बोलता है कि यार मुझे स्ट्रेस के कारण ना बार बार एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। उसके पीछे ये भी रीज़न है कि लोग बहुत ईजिली जज कर लेते हैं इस बात को। बट साथ में मुझे आजकल ये ट्रेंड बदलते हुए भी दिख रहा है। जो नई पीढ़ी आ रही है वो लोग बहुत इजीली ये चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, और इनफैक्ट वो भी अपने पेरेंट्स को भी समझा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि अब ये चीज़ें चेंज हो रही है धीरे धीरे। अब एक और चीज़ है कि स्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं तो अब आजकल हर किसी को किसी ना किसी चीज़ का स्ट्रेस है, चाहे कोई भी एज ग्रुप हो। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी स्ट्रेस एंड हार्मफुल स्ट्रेस? जैसे आपने बोला हेल्दी स्ट्रेस, तो सबसे पहले मैं समझाऊंगी कि हेल्दी स्ट्रेस क्या होता है। हाँ। है ना। अगर आपकी एग्जाम है और आप बिल्कुल भी नर्वस नहीं हो तो हाई चांस है आप फेल हो जाओ, क्योंकि आप वो लेवल की प्रिपरेशन नहीं करोगे। तो सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो आपको ज़रूरत रहती है कि आपका मोटिवेशन लगा रहे, बना रहे, जो भी आपको करना है। चाहे आपको अपने सुबह उठ के काम पे जाना है, या चाहे आपको अपनी एग्ज़ाम देने जाना है, या कोई भी पढ़ाई पूरी करनी है, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो ज़रूरी है एक इंसान को आगे लाइफ में ड्राइव करने के लिए। ये स्ट्रेस तकलीफ़जनक तब बन जाता है जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगे, हर छोटी चीज़ पे होने लगे ये, और आपकी डे टू डे जो भी दिनचर्या है उसको हैम्पर करने लगे। आपकी नींद, खाने पीने के जो भी डाइट को बोल लीजिए, और स्केड्यूल रूटीन, उसमें हैम्पर करने लगे ये, तब ये तकलीफ़ बन जाता है। तो वहीं एक तरफ जहाँ हमें थोड़ा स्ट्रेस चाहिए भी, और दूसरी तरफ हमें उसे मैनेज भी करना सीखना पड़ता है। लोग अक्सर समझते हैं कि एज ए साइकाइट्रिस्ट मेरे पास जो लोग आते होंगे उनके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा हुआ रहता होगा, या मान के चलिए कि कुछ बहुत बड़ा लॉस, ब्रेकअप, किसी की डेथ। बट आप सरप्राइज होगे जान के कि मेरे पास जनरली लोग बहुत डे टू डे स्ट्रेसर्स के लिए आते हैं, कि एग्ज़ाम है, पढ़ाई नहीं हो रही है, या इवन गुड स्ट्रेस के लिए, जैसे शादी हुई है अभी, या बेबी हुआ है, जो कि लोग मानेंगे इसमें क्या है, ये तो अच्छी चीज़ें है ना। तो एक्चुअली कोई भी चेंज हमारे लाइफ में स्ट्रेस लाता है। तो चेंज को कैसे मैनेज करना, उसके साथ आने वाले जो चेंजेस है हमारी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, उसको कैसे मैनेज करना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें मैं एक चीज़ बहुत मानती हूँ, कंसेप्ट ऑफ मेंटल इम्यूनिटी।
है ना। तो जैसे कोविड के टाइम पे हम लोग काढ़ा पी रहे थे, विटामिन ले रहे थे, डेली एक्सरसाइज कर रहे थे, उससे ये तो गारंटी नहीं थी कि कोविड नहीं होगा, हाँ। पर ये था कि चलो हुआ तो इतना सिवियर नहीं हो कि हम हॉस्पिटल में लैंड अप कर ले, या फिर हम एटलीस्ट उससे जल्दी रिकवर कर पाए, कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे। मतलब तब तो सबने हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू कर दी थी। सेम वे हमें सबको वर्क करना चाहिए मेंटल इम्यूनिटी के ऊपर, मतलब कि हमारी सहनशीलता बढ़ाना, कि भाई कल को अगर कोई स्ट्रेस आए लाइफ में तो हम उसको अपने लेवल पे मैनेज कर ले, हमारे पास वो टूल्स हो उसको मैनेज करने के, कि वो इतनी नहीं बढ़ जाए कि वो हमारी पूरे फिजिकल हेल्थ, हमारी लाइफस्टाइल, सब चीज़ को अफेक्ट होने दे, वो एक डिप्रेशन और एंजाइटी के बीमारी में बदल जाए। अब स्ट्रेस रिलीफ के लिए कोई ऐसी इंस्टेंट प्रैक्टिकल टेक्निक्स जिसे तुरंत यूज़ किया जाए? देखिए, सबसे पहले जो हमारी फिजिकली भी बॉडी को और मेंटली भी हमारे माइंड को रिलैक्स करता है इज़ ब्रेथ, है ना। जिस तरीके से हम सांस लेते हैं, जैसे आप देखोगे कि जब हमें एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, तो हमारी सांस तेज़ हो जाती है। यानी माइंड और सांस का कितना गहरा कनेक्शन है, कि जैसे ही हमारे माइंड में कुछ हलचल हुई, सांस बढ़ गई, तेज़ हो गई, है ना। तो उल्टा भी हुआ जा सकता है कि अगर हम हमारी सांस को कंट्रोल करें, जिस तरीके से हम ब्रीथ करते हैं उसको कंट्रोल करें, तो हमारा माइंड कंट्रोल हो सकता है, माइंड शांत हो सकता है। तो मैं बोलूँगी अगर आपको सबसे पहले स्ट्रेस होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करें। एंड इसमें एक ट्रिक होती है कि जो आप इनहेल करते हो, अंदर सांस लेते हो, उसको 4 के काउंट तक ले, 3 के काउंट तक होल्ड करे और 6 के काउंट तक छोड़े। तो जो भी आप ब्रीद आउट करते हो वो हमेशा लॉन्गर होना चाहिए देन जो आप ब्रीद इन करते हो। तो ये आपके बॉडी के जो नर्वस सिस्टम को रिलैक्स मोड में डाल देता है। तो ये सबसे क्विक तरीका होता है। सेकंड, जब भी अगर बहुत घबराहट हो रही हो, स्ट्रेस्ड आउट लग रहा हो, पहली चीज़ उसको रिकग्नाइज़ करिए कि हाँ भाई मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मुझे फील हो रहा है। उस फीलिंग को नाम देने से बहुत हेल्प मिलती है। जब हमें नहीं समझ में आता है क्या हो रहा है, हम और पैनिकी हो जाते हैं। और थर्ड जो हेल्प करता है कई बार उस टाइम पे, कि जब हम स्ट्रेस ले रहे हैं तो जनरली हम बहुत ओवर थिंक करते रहते हैं उस टाइम पे, अरे ऐसा हो गया तो क्या ये हुआ तो फिर मैं ये कैसे हैंडल करूँगा, ये कैसे करूँगा। तब गोल होता है कि भाई मुझे अपनी बॉडी में वापस आना है, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में जनरली कुछ गड़बड़ नहीं रहता है, जनरली सब सही चलता रहता है। हम तो कुछ फ्यूचर का या पास्ट का सोच के घबराते रहते हैं या स्ट्रेस लेते रहते हैं। तो बॉडी में वापस आने के क्या तरीके हैं कि उस टाइम आप ठंडे पानी मुंह पे मार ले, या हाथ में आइस पकड़ ले, या मुंह में आइस रख ले। तो जब वो ठंडा लगता है तो आपका पूरा फोकस बॉडी पे आ जाता है। या फिर एक 5 मिनट के लिए एक रन पे चले जाए, वॉक पे चले जाए, वो इन्वायरमेंट से बाहर निकलते हैं, फिजिकली बॉडी एग्जॉस्ट होती है, फिर से आप वापस अपने बॉडी में आते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं कि उस टाइम आप अपनी प्रेजेंट मोमेंट में अपने माइंड को ला सकते हैं। और एक और चीज़ जो है ना, लोगों को स्ट्रेस और एंजाइटी के बीच का वो फ़र्क नहीं पता। तो अकॉर्डिंग टू यू आप कैसे बताएंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है? करेक्ट। देखिए, स्ट्रेस मतलब फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस कुछ भी हो सकता है ना। स्ट्रेस का मतलब है दबाव, प्रेशर एक तरीके से, और उससे होने वाले असर डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है ना। तो एंजाइटी भी अच्छी चीज़ है एक तरीके से। जैसे मैंने बोला, अगर आपके सामने टाइगर आ जाए और आपको एंजाइटी नहीं हो, खा जाएगा वो आपको। तो अगेन एंजाइटी अच्छी चीज़ होती है, पर ये जब ज़्यादा प्रमाण में होने लगे, आपकी लाइफ उथल पुथल करने लगे, हर छोटी बात के लिए, टाइगर नहीं भी है लेकिन आपको आपका एग्जाम पेपर भी टाइगर जैसा ही लग रहा है, तो फिर वो तकलीफ बन जाती है, एक डिसऑर्डर बन जाता है। तो एंजाइटी में अक्सर देखा जाता है, ज़्यादातर जिनको एंजाइटी होती है उनका एक थिंकिंग पैटर्न रहता है। सबसे जो उनके मन में जो विचार आते हैं वो ज़्यादातर इस प्रकार के होते हैं कि बुरा से बुरा जो हो सकता है, हाँ। कि अरे ऐसा हो गया तो ऐसा, तो वो ऐसे बहुत सारी सिनेरियोज बना देते हैं कि अरे ऐसा हो गया तो क्या करूँगा, ऐसा हो गया तो क्या करूँगा, और वो अपनी ही माइंड में थिंक करते रहते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश, होने से पहले उस चीज़ को सोच लेना। हाँ। करेक्ट। तो वो एक्चुअली में हुआ भी नहीं रहता है, लेकिन क्योंकि वो लोग सोचते रहते हैं, उनकी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करती है। तो हार्ट रेट बढ़ जाना, लंबी गहरी सांस लेना ना, चेस्ट में हैवीनेस लगना, पसीना आ जाना, हाथ पैर कांपना, तो अक्सर एंजाइटी के फिर लक्षण ऐसे आते हैं। और फिर उन्हें लगता है यार अभी तो लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, कुछ है भी नहीं, फिर भी मुझे ऐसे क्यों हो रहा है। लेकिन माइंड में तो आप एक बहुत ही टेंस सिचुएशन में पहुंच चुके हो ऑलरेडी। तो अक्सर जब स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस जब बहुत बढ़ जाता है, जब आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेसफुल मोड में रहते हो, तब ये एंजाइटी के लक्षण आ सकते हैं। अगर हम एंगर इश्यूज की बात करें तो बाकियों के अलावा ये जो एज ग्रुप है 6 to 12 वाला, इनमें भी आजकल बहुत एंगर इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। इसका क्या रीज़न है? देखिए,
एंगर खुद में एक बुरा इमोशन नहीं है। एंगर जिस तरीके से एक्सप्रेस होता है वो अच्छा या बुरा होता है, पहली चीज़ है ना। गुस्सा बहुत ही नॉर्मल इमोशन है जो हम सबको आता है। कुछ लोग वो गुस्सा अंदर रख लेते हैं, कुछ लोग खुद पे निकालते हैं, कुछ दूसरों पे निकालते हैं, है ना। तो बस ज़रूरी क्या होता है कि हम हेल्दी और अनहेल्दी वेज सीखें एंगर हैंडल करने के। अब जहाँ तक बात आप बोल रहे हो 6 से 12 साल के बच्चों की आती है, इनमें ज़्यादा एंगर होता है, तो पहली चीज़ क्या होता है कि एंगर हैंडल करना, ये हमारे ब्रेन का जो पार्ट रहता है जो हमें रैशनल डिसीजंस लेना, सोच समझ के डिसीजंस लेना, वो ये टाइम पे डेवलप नहीं हुआ रहता है, हाँ। है ना। तो इसलिए ये जो बच्चे रहते हैं अक्सर वो ये हैंडल नहीं कर पाते क्योंकि उनका वो ब्रेन का पार्ट ही नहीं डेवलप हुआ है। सेकंड, आप कैसे एंगर हैंडल करते हो ये इस पे भी डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट पे, है ना। घर पे माँ बाप को देखा है चीज़ें पटकते हुए, वे चिड़चिड़ करते हुए, एक दूसरे पे चिल्लाते हुए, तो बच्चा भी वही सीखेगा ना कि अच्छा एंगर इस तरीके से हैंडल किया जाता है। या बच्चे के ऊपर ही कई बार माँ बाप गुस्सा निकाल लिए, बच्चे को मारा, डांटा, चिल्लाया, तो वो भी सीख जाता है। और बहुत बार पेरेंट्स ऐसा देखते भी है कि अरे बड़ा वाला भाई छोटे भाई के ऊपर ऐसे गुस्सा निकाल रहा है ना, क्योंकि उसने भी तो कहीं से सीखा है ना। तो एक ये भी कारण होता है। और थर्ड, आजकल जो सबसे कॉमन कारण है स्क्रीन, है ना। तो जो ऐसा पाया गया है कि जो बच्चे बहुत वायलेंट वीडियो गेम्स हो गए या मूवीज़ हो गई या बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी देखते हैं, है ना, उनमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब ज़्यादा बढ़ गया। अब हमारे व्यूअर्स को आप एक पेरेंटिंग एडवाइस भी दे दीजिए कि पेरेंट्स की ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स होती है जो उनके बच्चों के मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। तो सबसे जो मैं कॉमनली देखती हूँ कि पेरेंट्स की एक मिस्टेक जो इंडिया में बहुत कॉमन है बच्चे को मारना, या जो बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, है ना। तो ये बहुत कॉमनली हमारे पास, बच्चा बहुत शैतान है तो हम लगा देते एक दो, या स्कूल में अच्छा नहीं कर रहा है तो लगा देते हैं। और कई बार मैं उन्हें काउंटर भी करूँ तो उनका ये कहना है अरे हमें भी तो पड़ी थी, हम तो ठीक निकले, है ना। बट देखिए, ऐसा करने पे ना 2-3 चीज़ें होती है। एक, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, बच्चा वायलेंस सीखता है कि वायलेंस, गुस्सा, चिड़चिड़, मारना, ये आंसर है फ्रस्ट्रेशन का। देखिए, अक्सर जब पेरेंट्स मारते तो वो बच्चे को ठीक करने के लिए नहीं मारते, वो अपने फ्रस्ट्रेशन में से मारते। हाँ। सेकंड, जब आप ऐसा करते हो, कई बार पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि अरे ये तो उल्टा जवाब देता है कि हाँ हो गया, अब मार लिया, अब क्या, बहुत ही जिद्दी हो गया, इसको तो अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो अक्सर ऐसे पनिशमेंट्स बच्चों को ठीक नहीं करते। मैं सजेस्ट करूँगी कि बिल्कुल हो सकता है कि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो एक टाइम पे, आपको बहुत गुस्सा भी आए, वो गुस्सा आना गलत नहीं है, पर बच्चे पे हाथ उठाना गलत है क्योंकि वो कुछ सॉल्व नहीं कर रहा है। तो आप रैदर उस टाइम के लिए उस जगह से निकल जाओ, आप वो इन्वायरमेंट से निकल जाओ। जब आप शांत हो जाओ फिर उसको फेस करो, फिर उसको समझाओ प्यार से कि आपको क्यों गुस्सा आया है, आपको क्यों उन्होंने जो किया वो गलत लगा है। वो ज़्यादा लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ता है बच्चे पे। सिमिलरली विद टीचर्स, मतलब क्लास में ऐसा एक ना एक कोई बच्चा होता है जो नहीं सुन रहा है और टीचर्स के पास फिर एक ही सोल्यूशन होता है, उसे मारना। बट कहीं ना कहीं ये भी एक चीज़ गलत है। तो आप टीचर्स को भी क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल सही बोला आपने कि टीचर्स के ऊपर तो और ज़्यादा प्रेशर रहता है क्योंकि वो तो एक 30-40 की क्लास को हैंडल कर रहे हैं। बहुत बार इतनी बड़ी क्लासेस में वो एक जन को अटेंशन भी नहीं दे पाते और उनको ये भी लगता है कि यार एक बच्चे के कारण पूरे क्लास का डेकोरम खराब हो रहा है, तो वो उसको मारते। तो अगेन मैं वही बोलूँगी कि वहाँ पे भी टीचर अपने फ्रस्ट्रेशन में ही मार रहा है ना, वो बच्चा तो सुधरने नहीं वाला है। प्लस आप बाकी बच्चों में भी एक डर पैदा कर रहे हो। देखिए, आज ज़्यादातर समय बच्चे ज़्यादा टाइम स्कूल में बिताते हैं, घर से ज़्यादा स्कूल में बिताते हैं। तो वो अगर उनकी सेफ स्पेस नहीं रही, वो अपने टीचर को अप्रोच ही नहीं कर सकते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं लर्निंग हैम्पर होगी। सेकंड, मैं ये भी बोलूँगी कि कई बार ऐसे एज ग्रुप में जब बच्चे बहुत उद्यमी हो, एक जगह बैठे नहीं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे, तो उनको कोई मेंटल हेल्थ इशू भी हो सकता है, जैसे ADHD हो सकता है, और जो बहुत ईजीली मिस हो जाता है। तो या तो आपके उधर अगर कोई स्कूल काउंसलर है या फिर पेरेंट्स को बुला के आप एक बार डिस्कस करें कि ये बच्चे को इवैल्यूएट करा ले, क्योंकि ये हम बहुत देखते हैं कि बेचारा बच्चा पिटता रहता है कि शैतान है, लेबल कर दिया जाता है, पढ़ाई में वीक है, लेबल कर दिया जाता है ना, एक्चुअली फिर उसको ADHD निकलता है। तो ये टीचर्स में अवेयरनेस होना कि भाई ADHD क्या है
है, अगर ऐसा एक बच्चा है जो बिल्कुल अटेंशन नहीं दे पा रहा है, ध्यान नहीं दे पा रहा है कंसिस्टेंटली, बहुत सारे हफ्तों में महीने गुजर गए फिर भी उसका बिहेवियर नहीं चेंज हो रहा है, तो एक बार एक इवैल्यूएशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि आजकल मोस्ट स्कूल्स में होते ही है काउंसलर्स। अभी स्लीप इशू एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है लोगों में, तो क्या स्लीप इश्यूज मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है और इसको कैसे कोप अप करना चाहिए? डेफिनेटली, देखिए स्लीप को आप बॉडी का हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट सोच सकते हैं, है ना। जो जब हम सोते हैं पूरे शरीर की, माइंड की मरम्मत चलती है, सब कुछ पूरा रिपेयर वर्क, जो भी आपने, अगर आप स्टूडेंट है या आप कुछ सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, तो वो सब आपके मेमोरी में स्टोर करना से लेके सब कुछ नींद में होता है। अगर आपकी नींद ही वीक है तो वो आपका पूरा नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ आपकी लाइफ डिटरमाइन करता है। मूड हो गया, आपकी इम्यूनिटी भी हो गई, है ना, आपकी मेमोरी हो गई, ये सब स्लीप पे डिपेंड करता है। और आज के टाइम में लैक ऑफ स्लीप का सबसे बड़ा रीज़न है हमारा स्क्रीन टाइम। स्क्रीन से कितना बड़ा बैरियर बन गया है स्लीप के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले ही बहुत आर्टिफिशियल लाइट में रहते हैं, है ना। तो जो नेचुरल बॉडी की रिदम है कि भाई जैसी शाम होती है मेलाटोनिन बनता है, नींद आती है, सुबह उठते हैं तब मेलाटोनिन का लेवल कम होता है तो नींद खुल जाती है। अब क्योंकि हम पूरे टाइम आर्टिफिशियल लाइट में रहते हैं, स्क्रीन के सामने रहते हैं, तो स्क्रीन से जो ब्लू लाइट इमिट होती है वो स्पेसिफिकली हमारे ब्रेन को सिग्नल देती है कि अरे भाई अभी तो दिन है, जगने का समय है। तो जो हार्मोन आपको सोने के लिए चाहिए वो बन ही नहीं रहा है, तो आपको नींद कहाँ से आएगी। और अक्सर लोगों का इसके लिए बहुत ही पैराडॉक्सिकली ये रहता है कि भाई नींद नहीं आ रही तो और स्क्रॉल करो। एग्जैक्टली है ना। कई लोगों का होता है कि 1 घंटे पहले हम जब तक हम स्क्रॉल ना करें हमको नींद नहीं आती। तो ये भी एक मतलब ये शायद एक बहाना है या उनकी सोच है, ये नहीं पता है। नहीं, वो क्या होता है, देखो वो ना, अगर मान के चलिए आपका ऐसा शेड्यूल बन गया है कि चलो मैं रोज 1 बजे सोता हूँ, है ना, और आप वही 12 बजे से स्क्रॉल करने लगते हैं, तो आपका वो जो हार्मोन जो बनना चाहिए था आइडियली 11 बजे 10 बजे, जो वो बन ही रहा है 12-1 बजे, है ना। तो आपको नींद आते आते 2-3 बज जाते हैं। तो ये साइकिल एक बार तो तोड़ना पड़ेगा ना, कि एक बार आपको बिना स्क्रीन के सोने जाना पड़ेगा, बॉडी को वो मैसेज जाए, माइंड को मैसेज जाए कि अरे भाई वो हार्मोन रिलीज करो, रात हो गई है। ये इसके लिए बहुत सिंपल टूल्स होते हैं, क्योंकि अक्सर मेरे पास लोग आते हैं कि हमें नींद की दिक्कत है, नींद की गोली दे दो, तो पर उसके पहले आपको देखना पड़ेगा आपकी लाइफस्टाइल को, है ना। तो बहुत सिंपल कुछ टिप्स है जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि एक, आप दिन भर जो भी जितना भी स्क्रीन देखो, आजकल सबके काम हो गए लैपटॉप पे, इस पे तो अनअवॉइडेबल है, बच्चों की क्लासेस हो गई है ये, बट सोने का आपका जो भी टाइम है एक बेड टाइम फिक्स्ड रख दो, और उसके एटलीस्ट 1-1.5 आवर पहले से आप स्क्रीन्स बंद, चाहे वो लैपटॉप हो, टीवी हो, मोबाइल हो, कुछ भी स्क्रीन ना देखे। देखिए वो ऐसा है कि आपके लैपटॉप में 10 टैब ओपन है और आप एकदम से उसको शट कर दे तो वो एरर दिखाता है ना। तो वैसे ही हो गया कि आप पूरे टाइम कुछ सोच रहे हो एंड देन सडनली आप सोने की कोशिश करते हो, अरे पर वो 10 टैब तो खुले है ना, एरर तो आएगा ही, है ना। तो बस वो एक अनवाइंडिंग रूटीन चाहिए आखिरी के 1 घंटे में, कि आप अपने बॉडी को रिलैक्स करो, काम डाउन करो, मेक श्योर करो कि आपके रूम में बिल्कुल लाइट नहीं आए, अगर नहीं अवॉइड हो सकता है तो आई मास्क पहन के सो जाओ। अक्सर लोग जो एक बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि जब नींद नहीं आती ना तो पड़े रहते हैं बेड पे, या फिर बार बार घड़ी देखेंगे, अरे 2 बज गए, नींद नहीं आ रही, 3 बज गए, और नींद का ऐसा है उसके पीछे जितना भागो वो आपसे दूर भागती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक घड़ी ना देखे, दूसरा बेड पे जागते हुए नहीं रहे। जैसे हाफ एन आवर 45 मिनट्स आपने ट्राई किया सोने का, नई नींद आ रही है, आप उठिए बेड से, एक कुछ छोटी सी लाइट में यू कैन रीड समथिंग, कुछ पढ़ लीजिए, किताब पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए और जब ऐसा लगे कि यार थकान लग रही है या नींद आ सकती है मुझे, तब आप बेड पे जाइए। जितना कम समय आप जागते हुए बेड में बिताएंगे ये उतना बेटर होगा। तो बहुत सिंपल सी टिप्स है बट काफ़ी फ़र्क पड़ता है अगर हम ये फॉलो करें तो। स्लीप ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनको नींद नहीं आती है, बट जिनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना यार मैं सोता तो हूँ 7-8 घंटे पर फ्रेश नहीं लगता है सुबह उठ के, तो जब आप ये फॉलो करो तो आपकी स्लीप की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। अब जैसे हम लॉस ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक्टिविटी कर रही हूँ, उस चीज़ में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, पर सडनली ऐसा होता है कि उस चीज़ से मैं बोर हो गई, और ये बहुत सडन होता है कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट इतना जल्दी क्यों, तो इसका रीज़न क्या है? देखिए इसमें जब हम लॉस ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं 2 चीज़ें। एक, कई बार हमारा ब्रेन ना ऐसा बना है कि नई चीज़ों में मज़ा आता है,
जैसे ही कोई चीज़ बहुत ही कांस्टेंट हो गई, बोर होने लगी, तो उस जो न्यूनेस उसकी है वो चली गई, तो फिर लगता है यार जल्दी जल्दी निपटाओ, है ना। तो जब भी आप कोई चीज़ देखोगे, न्यू स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपको डोपामीन मिलता है उस टाइम पे, एक डोपामीन रश। अब वो जब आप करते रहो कंसिस्टेंटली तो वो डोपामीन तो नहीं मिलता है, तो उतना मज़ा नहीं आता है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर ऐसा अक्सर होता है, पहली चीज़ आप अपने मूड पे, यानी कि ये डोपामीन वाले रश से ज़्यादा डिसिप्लिन पे फोकस करें, है ना। क्योंकि मूड तो चेंज होते रहेगा, आज मन किया कल नहीं किया, लेकिन अगर आपने सोच लिया कि नहीं भाई ये डिसिप्लिन है, मुझे इतने बजे से इतने बजे करना ही है, तो आप पहुंचोगे ही वहाँ, चाहे बुरा मूड हो, अच्छा मूड हो, जल्दी हो, देर हो गई हो, पर आप पहुंचोगे। ये तो अक्सर जो भी हमारी डेली हैबिट्स है ना, वो डिसिप्लिन पे ज़्यादा फोकस्ड होनी चाहिए रैदर देन मूड पे। दूसरी चीज़, अगर ऐसा बहुत बार होता है, ये कभी कभी एक मेंटल हेल्थ इशू के भी साइन हो सकते हैं। देखिए भाई, आप काम चालू करते हो पर ख़त्म नहीं कर पाते हो, तो या मल्टीपल काम चालू कर लेते हो, उसमें से एक भी ख़त्म नहीं होता है, या जब तक काम न्यू है ठीक है फिर छोड़ दिया। ऐसा बहुत लोगों के साथ जॉब्स में भी होता है कि वो काम करते हैं पर कोई भी जॉब लंबे समय तक टिका के नहीं रख पाते। तो अक्सर ऐसा जिनको ADHD रहता है उनके साथ भी होता है। तो फिर ज़रूरी है कि आप भाई इवैल्यूएट करवा लो कि ADHD तो नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से फिर आप थेरेपी, दवाइयाँ दोनों अवेलेबल है। और थर्ड, ये अगर बहुत टाइम तक चल रहा है कि आपको कोई भी काम में मज़ा नहीं आ रहा है, अपनी जॉब में जिसमें आप एंजॉय करते थे वो एंजॉय नहीं कर रहे हो, दोस्तों के साथ बाहर जाने में मज़ा नहीं आ रहा है, मूवीज़ देखना पसंद करते थे वो नहीं एंजॉय कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन का भी साइन हो सकता है। है ना, कि भाई जो मैं एंजॉय करता हूँ अब वो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती है। अगेन ज़रूरी है कि इस टाइम पे अगर ये 2-3 हफ्ते से ऊपर हो गया है, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है, तो आप इसको एक बार इवैल्यूएट करवा लें। अब हम आते हैं डिजिटल डिटॉक्स और स्क्रीन टाइम पर। तो पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि एग्जैक्टली डिजिटल डिटॉक्स क्या है, और क्या फ़ोन बंद करने से सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, मुझे लगता है और दिक्कतें बढ़ जाएगी आज के ज़माने में। अगर हम लोग अपने फ़ोन्स बंद कर दें तो आजकल के ज़माने में तो तकलीफ़ हो जाएगी, है ना। तो देखिए, ये जो बीच में बहुत कंसेप्ट वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे भी कि डिजिटल डिटॉक्स की, मैंने 1 साल से सोशल मीडिया हाथ नहीं लगाया है, सोशलाइज। हाँ, तो देखिए डिजिटल वो कोई सस्टेनेबल चीज़ नहीं है। आजकल जो भी बाहर वर्क कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पॉसिबल है आपके लिए कि आप भाई बिल्कुल ही सारी सोशल मीडिया को कट ऑफ कर दे या इंटरनेट को कट ऑफ कर दे। वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में हो सकता है, एक्चुअल में नहीं। बट अगर हम सही मायने में डिजिटल डिटॉक्स को अपने लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हैं, तो इसको हम एक तरीके से देख सकते हैं कि जो टॉक्सिक डिजिटल हैबिट्स है हम उनको क्विट कर दें। सो फॉर एग्जाम्पल, डूम स्क्रोलिंग जो हम बोलते हैं, बिन मतलब के जो हम देखते जाते हैं, एक रील, एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, निकल जाता है पता नहीं चलता। तो 2-3 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। एक, जैसे सुबह उठते से ही, ऐसा माना जाता है जब हम सुबह उठते हैं हमारा ब्रेन सबसे एक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट से चीज़ें अब्जॉर्ब करता है। अक्सर स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि सुबह उठ के रिविजन करो। हाँ, तो वो फर्स्ट 30 मिनट्स अवॉइड करे अपना फ़ोन देखना, वो अपने आप को समय दे, उसके बाद आप डिजिटल दुनिया में उतरे, है ना। सेकंड, जैसे मैंने बताया, सोने से पहले, अगेन वो एक ऐसा टाइम है जहाँ ब्रेन धीरे धीरे रिलैक्स कर रहा है। आप कुछ भी ऑनलाइन देखोगे वो स्टिमुलेटिंग रहता है, आपके ब्रेन को अवेक कर देता है, तो वो भी तो वो भी फिर अवॉइड करना है। तीसरा जो आप कर सकते हैं कि आप अपने जो भी देखते हैं उसको क्यूरेट करें स्ट्रीम को। मतलब आप बना लीजिए कि ठीक है, मैं सिर्फ ये ऐप्स ही यूज़ करूँगा, ये रैंडम चीज़ें नहीं ऐप्स यूज़ करूँगा। अगर हम सोशल मीडिया की भी बात करते हैं तो जनरली अगर आप एक टाइप के वीडियोज़ या फ़ोटोज़ या इन्फॉर्मेशन देखें तो आपका फीड भी बार बार फिर आपको वही दिखाना रहता है। तो इसको हम क्यूरेट करना बोलते हैं कि इनिशियल कुछ टाइम लगेगा आपकी फीड क्यूरेट करने में, बट एक बार आपने क्यूरेट कर लिया तो आपको जैसा कंटेंट चाहिए आपको वही मिलेगा। तो आप थोड़ा सा माइंडफुली कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये टिप्स ज़्यादा प्रैक्टिकल है जो आप अप्लाई कर सकते हो, और वो ज़्यादा इफेक्टिव भी होगी, क्योंकि दूसरी करोगे ज़्यादा सडन कट ऑफ से बेटर है कि धीरे धीरे शुरू करें। हाँ, और माइंडफुली आप देखें रादर देन, क्योंकि पॉसिबल नहीं है टोटली आज के ज़माने में कट ऑफ करना। अभी जैसे अगर स्क्रीन टाइम बोले तो स्क्रीन टाइम कितना ज़्यादा होता है और कितना हेल्दी होता है? मतलब कितना स्क्रीन टाइम देखा जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं देखना चाहिए किसी को भी?
देखिए, जब हम स्क्रीन टाइम की बात करते हैं है बच्चों के लिए अलग है ना। जैसे अगर हम 2 साल से नीचे के बच्चों के लिए हम रिकमेंड ही नहीं करते हैं स्क्रीन टाइम। फिर उसके ऊपर जैसे 5 साल तक के बच्चों के लिए हम 1 घंटे का स्क्रीन टाइम रिकमेंड करते हैं, और हम वो भी बोलते हैं कि उसमें भी पर्टिकुलर कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट, पर्टिकुलर टाइप ऑफ वीडियोज़ वही अलाउड होने चाहिए। वैसे ही अब अडल्ट्स में देखिए, आप दिन में 1 से 2 घंटा कर रहे हो स्क्रीन टाइम, दैट इज़ मोर देन इनफ। पर आज मैं अभी किसी को ऐसा बोलूँगी तो बोलेंगे इतना तो हमारे काम में ही चले जाता है ना। तो अगेन मैं बोलूँगी, देखिए स्क्रीन टाइम आप करिए ये, बट उसको ब्रेक्स में करिए, है ना। जैसे अगर आपको पता है कि आपका जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा लैपटॉप पे है, स्क्रीन पे है, तो जो आपका रेस्ट होना चाहिए वो तो ऑफ स्क्रीन होना चाहिए ना। अगर आपके रेस्ट में भी आप वही चेयर पे बैठ के स्क्रॉल करते हो और फिर वापस बैक टू द मीटिंग, फिर से मीटिंग चालू कर दी वही चेयर पे बैठ के, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैंने रिलैक्स किया। या तो आपकी जो ब्रेक होनी चाहिए इवन काम के बीच में, अगर आपका बहुत काम लैपटॉप पे है, मोबाइल पे है, कि आप उठो, उस एरिया से फिजिकली उठो, ब्रेक लेके आओ एंड फिर से बैठो, है ना। तो ये चीज़ काफ़ी हेल्प करती है कि वो आइडियली ब्रेक करने में। आइज़ के लिए भी अच्छी होती है कांस्टेंट, क्योंकि आपका स्क्रीन एक्सपोजर रहता है। और थर्ड, अगर आप जो भी स्क्रीन देखते हो, अभी प्रूवन है कि स्क्रीन आपको रिलैक्स करने की जगह ज़्यादा एग्जॉस्ट करता है। तो वो एक बस इल्यूजन है कि अरे बाबा मैं काम से आया ना, तो अभी मेरे को थोड़ा टाइम स्क्रीन देखना है तो मुझे रिलैक्स लगेगा। अगर जेनजीज की बात करें तो उन्हें ना लेस पेशेंस जनरेशन कहा जाता है, या फिर नो पेशेंस जनरेशन कहा जाता है। तो इसका क्या रीज़न है? क्योंकि अब अगर आप वर्क कल्चर भी देखें तो इनका काम करने का तरीका और मिलेनियल्स का काम करने का तरीका बहुत अलग है। तो इतना डिफरेंस क्यों है? मुझे लगता है कि जेनजी ना जनरेशन ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ना। कितना मतलब एक टैप पे सब अवेलेबल है। हाँ, खाना, exactly. इंफॉर्मेशन, है ना, जो चाहिए आपको अवेलेबल है ना, डेटिंग, सब एक टैप पे अवेलेबल है। हम लोग ने वो भी देखा है और हमने वो टाइम भी देखा है एज मिलीनियल्स जहाँ एक टैप पे सब अवेलेबल नहीं था, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। तो आई थिंक मे बी वो भी एक रीज़न है कि जब सब एक टैप पे मिलता है तो रुकना क्यों है। देखिए, इसके प्रोज भी है और कॉन्स भी है ना। अभी ऐसे बहुत काफ़ी लोग बोलते हैं कि जेनजीज में रेजिलियंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, कुछ भी चीज़ सहने की शक्ति नहीं है, जल्दी गिव अप कर देते हैं। बट आप एट द अदर एंड ये भी देख सकते हो कि वो ज़्यादा नो नॉनसेंस है। दे नो कि भाई मुझे क्या चाहिए, और जहाँ नहीं मिल रहा है मैं वहाँ टाइम वेस्ट क्यों करूँ, चलो मूव ऑन करते हैं टू नेक्स्ट चीज़, है ना। तो ये चीज़ के प्रोज भी है और कॉन्स भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो चीज़ उस जनरेशन के लिए वर्क कर रही है तो वेल एंड गुड। एंड हर जनरेशन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर मिलीनियल्स भी है तो थोड़ा बहुत उनको उनके प्रीवियस जनरेशन से सीखना है कि क्या प्लस है, कुछ ना कुछ तो रहता ही है, और कुछ जो चेंजेस उनके जनरेशन में आए हैं वो कैरी फॉरवर्ड करने हैं। तो सेम वे जेनजीज के लिए भी शायद थोड़ा पेशेंस उन्होंने मिलीनियल्स से सीखना चाहिए, एंड कुछ चीज़ें हम मिलीनियल्स भी सीखे जेनजी से सीखे, है ना। आई थिंक जेनजीज आर मोर ओपिनियटेड अभी, मोर फॉरवर्ड। देखिए, कहीं ना कहीं उनका टाइम बहुत जल्दी गया है बिकॉज कोविड, द इंटरनेट बूमिंग, है ना, सडनली इतना ज़्यादा भाई फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, उनको कैचअप करने का टाइम नहीं मिला है कहीं ना कहीं, है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो ना दे आर वेरी क्विक कि जल्दी से फट से हम कोई भी रेजोल्यूशन चाहिए हमें। अगर हम 18+ कंटेंट बैरियर की बात करें तो अभी ये बहुत इजीली एक्सेसिबल है हर किसी के लिए। हम नॉर्मल एग्जांपल धुरंधर मूवी का लेते हैं कि ऐसा बोला गया कि वो मूवी 18+ है, बट हर किसी के पास है एक्सेस उसको देखने का। नेटफ्लिक्स पर है, हर OTT प्लेटफॉर्म पर है। तो इसका ये क्या है, मतलब मेंटल हेल्थ पे इनके क्या असर पड़ेगा ऐसा कंटेंट देखकर? देखिए, जहाँ तक बात कंटेंट की है, अवेलेबिलिटी की है, तो अगर आप बच्चों को लेके बात कर रहे हैं तो वो तो पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज। यानी कहीं ना कहीं आपको मॉनिटर तो करना ही है आपका बच्चा क्या देख रहा है घर पे, है ना। अब अगर पेरेंट ही थिएटर में लेके आ रहा है बच्चे को मूवी दिखाने तो आप क्या बोलोगे। ये जैसे मैंने कहा, देखिए, जब डेवलपिंग माइंड्स पे बहुत एग्रेसिव वायलेंट चीज़ें देखते हैं
तो उनका डेवलपिंग माइंड अफेक्ट होता है कहीं ना कहीं, है ना। बच्चे की एबिलिटी कोई भी चीज़ से सीखने की, उसको मिमिक करने की बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत बार देखा गया है कि ऐसे बच्चे ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, चिड़चिड़पन बढ़ जाता है, या फिर वो मिमिक करने लगे तो मारपीट करने लगे, है ना। तो चीज़ें गलत सीख सकते, गलत इंप्रेशन, क्योंकि वो डेवलपिंग एज है तो उन पे बहुत जल्दी इंप्रेशन पड़ता है। दूसरा इसका एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि भाई इतना वायलेंस, इतना एग्रेशन अगर एक बच्चा देखता है तो उसको बुरे सपने आना, उसकी नींद हैम्पर होना, खाने पे असर होना ना, मूड में चेंजेस आना, ये भी हो सकता है। एक रीज़न है ना क्यों वो 18+ बनाया है। मेरे हिसाब से तो बहुत 18+ को भी नहीं अच्छा लगा है देख के, यानी ऐसे लेबल किया गया कि बहुत वायलेंस है, बहुत वायलेंस है। तो ये मेरे को लगता है कि ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो क्योंकि कंटेंट आज से 10 साल से बहुत ईजिली अवेलेबल है इंटरनेट पे। आपको थिएटर में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और आजकल के बच्चे बहुत प्रो है कुछ भी डाउनलोड करके देखने में, है ना। तो कहीं ना कहीं टिल 18 एक पेरेंट्स का बच्चों पे सुपरविजन होना चाहिए। बच्चे जब टीनेज में चले जाए थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट रहता है उनके मोबाइल्स पर सुपरविजन करना ही करना, बट आपको फिर उनसे एक थोड़ी सी ओपन कन्वर्सेशन करना चाहिए घर पे। देखो छुपा के या उस चीज़ के बारे में बात ना करके तो कुछ नहीं होता है, हाँ। नहीं, क्योंकि वो आइदर वेज बाहर तो एक्सपोज हो ही रहे हैं, तो उससे अच्छा आप एक ओपन कन्वर्सेशन करो कि भाई ये मूवी है, या अगर आपको देखनी है तो देखो ये इसमें वायलेंस है, ऐसा है, इसलिए हम नहीं प्रेफर कर रहे देखने के लिए, ये इससे बुरा असर हो सकता है, थोड़े बड़े हो जाओ तब देखना ना। तो आई थिंक बच्चा भी ज़्यादा अगर ओपन कन्वर्सेशन रहा तो रिसेप्टिव रहता है। सिमिलरली ना जुवेनाइल क्राइम भी ये केसेस बहुत बढ़ गए। अभी नागपुर में भी देखा जाए तो जुवेनाइल क्राइम के केसेस बहुत सामने आए थे पिछले साल भी। ऐसे कई केसेस होते हैं जो अडल्ट्स नहीं करते, ऐसे ब्रूटल मर्डर केसेस होते हैं जो जुवेनाइल्स द्वारा किए जाते हैं, रेप केसेस होते हैं। तो इनकी किस तरह की मेंटालिटी होती होगी इतनी कम उम्र में, जो या कोई मजबूरी होती होगी या जो भी होता होगा, तो ये क्या सोच के ये ऐसा स्टेप लेते होंगे? अक्सर अगर आप देखें जुवेनाइल क्राइम्स के लिए जुवेनाइल कोर्ट ही होता है, उनका कोर्ट अलग होता है। चाहे अगर हम रेप की भी बात करें तो वो पॉक्सो एक्ट में गिरता है, उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है, सब अलग होता है, है ना। एंड जो अगर आप देखा जाए ज़्यादातर जब जुवेनाइल क्राइम्स होते हैं उसमें उनके लिए सोशल वर्कर इन्वॉल्व रहते हैं, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, साइकेट्रिस्ट सब इन्वॉल्व रहते हैं। इसके पीछे रीज़न है, जनरली जब एक बच्चा ऐसे क्राइम कमिट करता है कुछ ना कुछ अंडरलाइंग मेंटल हेल्थ इशू होता ही है ना। देखिए एक अडल्ट एक क्राइम कमिट करे, उसको ये अंडरस्टैंडिंग रहती है कि भाई ये क्राइम है, ये गलत है। अगर उसको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये गलत है और इसके गलत कॉन्सिक्वेंसेस है, तो उसको भी फिर मेंटल हेल्थ इशू है, उसको इवैल्यूएट किया जाता है फॉर सम साइकाइट्रिक इशू। वैसे ही अगर एक बच्चा कर रहा है तो जनरली कुछ ना कुछ, या तो उसने कहीं देखा है, कुछ देखा है, उसके घर पे कुछ हुआ है, या उसका बैकग्राउंड ऐसा है जहाँ पे बहुत वायलेंस था, या उसने कहीं कुछ देखा था, सुना था, उसके साथ कुछ ट्रॉमा हुआ है, कुछ प्रकार का अब्यूज़ हुआ है। निर्भया केस हुआ था, उसमें भी जो सबसे एक प्राइम अक्यूज था वो एक जुवेनाइल था। तो मेरे एक प्रोफेसर थे, उनसे मैंने उनका केस सुना था, वो हैंडल कर रहे थे वो केस। तो उस टाइम पे भी उन्होंने यही बताया था कि वो बच्चे से मिले थे, बात की थी। वो बच्चा एट द एज ऑफ 9-10 ईयर्स ही वो अपने घर से निकल के दूसरे सिटी में रहता था, समवेयर आई थिंक बिहार वगैरह में, वहाँ से निकल के उसको दिल्ली आना पड़ा था। वो वहाँ काम करता था ढाबेस पे और घर पैसे भेजता था। अब आप सोचो ना क्या साइकी होगी कि एक 9 साल का बच्चा पूरे परिवार के लिए कमा के पैसे भेज रहा है। और वो एक ढाबे से दूसरे ढाबे दिल्ली के हाईवे पे काम कर रहा है, तो उसने क्या दिन देखे होंगे, क्या उससे गया होगा। तो ये नॉर्मल तो नहीं है ये सिचुएशन के बारे में कुछ भी। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ एस्पेक्ट रहता ही है, कोई मेंटल हेल्थ इशू रहता ही है। अनफॉर्चुनेटली बहुत बार ये अनडाइग्नोज चले जाता है, क्योंकि इन लोग को वहाँ जुवेनाइल फैसिलिटी में भेज देते हैं। बहुत बार वहाँ पे फैसिलिटी नहीं रहती है ट्रीटमेंट की, इनका एवैल्यूएशन भी नहीं होता है कोर्ट्स में, और वो वैसे ही कंपनी में फिर घूमते हैं वहाँ पे और भी जुवेनाइल क्राइम वाले बच्चे रहते हैं। और जब बाहर निकलते हैं तो वो जो बेसलाइन इशू है वो सॉल्व तो हुआ नहीं रहता है, और वो वापस उसी चीज़ में लौट जाते हैं जो उनको पता है।
अब आपके हिसाब से कौन सा ऐसा कॉमन मेंटल हेल्थ इशू है जो हर किसी में देखा जाता है बट लोग उसको नोटिस नहीं कर पाते? कॉमन मेंटल, देखिए सबसे कॉमन अगर हम कोई मेंटल हेल्थ इशू बोले जो आज इंडिया में भी है या वर्ल्ड वाइज ही बोल ले, वो डिप्रेशन है। ओके। है ना। अभी देखिए डिप्रेशन भी ही उसके सिवियरिटी के ऊपर रहता है, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर, है ना। डिप्रेशन के कुछ बहुत ही कॉमन लक्षण होते हैं। पहली चीज़, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होना, मन नहीं लगना कोई भी चीज़ में, जो चीज़ें पहले खुशी देती थी वो नहीं देती है। उदासी महसूस करना, बेचैनी होना, या फिर कोई नींद नहीं आना या ज़्यादा नींद आना। कई बार हम स्टूडेंट्स में बहुत कॉमनली देखते हैं कि दिन भर सोते हैं, बहुत ज़्यादा ही नींद आती है। भूख नहीं लगना, कई बार बहुत ज़्यादा भूख लगना, स्ट्रेस ईटिंग करना, ऐसे विचार आना, नेगेटिव प्रकार के विचार आना कि मेरी कोई वर्थ नहीं है, मैं दूसरों पे बोझ बन गया हूँ, या फिर जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, एकदम होपलेस फील करना, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, हेल्पलेस फील करना ना, या सुसाइड के विचार आना ना। ये सब बहुत ही कॉमन लक्षण है, डिप्रेशन के बहुत कॉमन लक्षण हैं। और देखिए सिर्फ डिफरेंस कहाँ आता है, जब ये माइल्ड रहता है। देखिए जब डिप्रेशन हम तब बोलते हैं कि आते जाते हम सबको ये फीलिंग्स फील हो सकती है। कुछ हुआ हमारे साथ, हमें उदास लगा, हमें थोड़ा सा लगा कि यार मैं शायद इसके लिए नहीं बनी हूँ, है ना। तो ये सिचुएशनल हो गया। बट जब ये सारी फीलिंग्स 2 हफ्ते से ऊपर आपके लाइफ में परसिस्ट कर रही है, माइंड में आ रही है, तब ये आपके मन में अलर्ट हो जाना चाहिए कि नहीं बाबा, ये अब कुछ बीमारी की तरफ बढ़ रही है। अब इसमें एक और चीज़ आती है, हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन। आप हर चीज़ कर रहे हो, आप बढ़िया काम पे जा रहे हो, अच्छे से परफॉर्म भी कर रहे हो, या आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप अच्छे स्कोर्स ला रहे हो, मार्क्स ला रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप बहुत थके हुए, एग्जॉस्टेड हो। आप रुके रहते हो कि भाई मैं कब बस घर जाऊँ, अकेले शांति में अपने बैठूँ। घर जाते हो तो रोते हो, नींद नहीं आती है, पर आप उसको कहीं ना कहीं जाके नेक्स्ट डे कंपेंसेट करके अपने काम पे असर नहीं पड़ने देते हो। और ये जो टाइप का डिप्रेशन है ना, ये सबसे कॉमनली मिस हो जाता है, क्योंकि आजू बाजू वाले को भी लगता है ये तो बढ़िया आदमी था, ये तो अच्छा काम करती थी, इसको तो कभी देख के लगा नहीं कितना हंसती थी, कितनी हंसमुख थी। तो मैं इसलिए बोलूँगी कि आपके अगर फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में कोई ऐसा भी होना जो बहुत हंसमुख रहता है, जॉली रहता है, अपना काम भी अच्छे से करता है, पर उससे भी रुक के एक बार पूछ लेना, भाई कैसा है तू, है ना। तो ये एक सबसे कॉमनली जो मिस हो जाती है चीज़ वो है। सो अब लास्टली आप हमारे व्यूअर्स को एक एडवाइस दे दीजिए मेंटल हेल्थ के लिए। मेरी सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस है कि आप रुके मत रहिए जब तक कोई बीमारी हो जाती है, मेंटल इलनेस हो जाती है, ये मेंटल वेलनेस पे फोकस बढ़ाइए। ये लोग अक्सर मेरे पास, थेरेपिस्ट के पास तब आते हैं जब कोई बीमारी हो जाए, पर मेंटल वेलनेस पे अगर आप फोकस करेंगे, दैट इज़ कैसे आपकी मेंटल इम्यूनिटी बढ़ाना है, मेंटली अच्छा कैसे फील करना है, तो वहाँ मेंटल इलनेस तक पहुँचने की बारी ही नहीं आएगी। तो ये थी हमारी डॉक्टर जूही के साथ बातचीत। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस देखने के लिए आप देखते रहिए यूसीएन पॉडकास्ट। मिलते हैं अगले एपिसोड में।